Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we will be covering the newspaper for 8th of November 2024. First of all, India should join in China-led RCEP. So जो नीति आयोग के सीईओ हैं उन्होंने एडवोकेट किया है कि इंडिया का पार्टिसिपेशन जो है आरसेप में वो होना चाहिए because it could bring economic benefits, it could reduce the dependency on the US and it could also help India to tap into new supply chains. So RCEP ट्रेड ब्लॉक है दैट इज लेड बाय चाइना। इसमें डिफरेंट कंट्रीज हैं जिसमें जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड है एंड इट इज बेसिकली फोकसिंग ऑन रिड्यूसिंग द टैरिफ एंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक कॉपरेशन। इंडिया ने विड्रॉ कर लिया था आरसेप नेगोशिएशन से इन 2019 क्योंकि कंसर्न थे अबाउट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कंपटीशन को लेके, पर्टिकुलरली फ्रॉम चाइनीज इंपोर्ट्स। तो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, कंट्रीज जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सभी कंट्रीज को बेनिफिट मिला है फ्रॉम दी स्ट्रैटेजी। जबकि इंडिया की बात करते हैं तो फुल्ली कैपिटलाइज नहीं कर पाए हैं, कहीं ना कहीं लैग किए हैं उसमें। एंड इंडिया का जो रिलायंस की बात हो रही है ऑन द यूएस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी हिंडर हो सकता है, उसकी ट्रेड हिंडर हो सकती है अनटिल अनलेस इट इज डाइवर्सिफाइंग इट्स ट्रेड पार्टनर्स। सो मैन्युफैक्चरिंग पे इम्पैक्ट आ सकता है। Joining RCEP could allow India to strengthen its manufacturing base and improve the access to Asian markets. सो इसीलिए यहाँ पे एडवोकेट किया जा रहा है कि इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए आरसेप, बट उसके साथ ही साथ इंडिया ऑलरेडी फोकस भी कर रहा है अपने ट्रेड पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई करने में। यूएस मेजर प्लेयर है जिसके साथ इंडिया ट्रेड कर रहा है एंड बायलेटरल ट्रीटीज के थ्रू भी इंडिया डाइवर्सिफाई कर रहा है। Next is industry bodies seek lower tax on interest income. LLPs, that is limited liability partnership, and TDS, tax deducted at source. तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस है, they are urging that the government should lower the taxes on interest income, स्पेशली जो बैंक डिपॉजिट होते हैं, ताकि टैक्स रेट जो है वो रिड्यूस किया जा सके फॉर एलएलपीस। एंड साथ में जो टीडीएस है दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस के रूल्स है उनको सिंप्लीफाई किया जा सके। तो टैक्स रेट्स को एलएलपी टैक्स रेट्स को 30 to 25% रिड्यूस करने की बात हो रही है ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंडस्ट्रियल बॉडीज जो है प्रमोट कर पाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनहेंस हो पाए। सिंप्लीफिकेशन की वजह से जो कैटेगराइजेशन है और स्टैंडर्डाइजेशन रेट है वो भी कंप्लायंस को ईज कर पाएंगे। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में जो बर्डन होता है वो कम हो पाएगा। सो टैक्स रिलीफ मेजर्स के लिए बात की जा रही है। देन रुपी एट 84.38, इट हिट्स फ्रेश क्लोजिंग लो। इंडियन रुपी जो है इट हैज ड्रॉप्ड टू इट्स लोएस्ट क्लोजिंग वैल्यू यहाँ पे अगेंस्ट द यूएस डॉलर। इसमें अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, ग्लोबल मार्केट का इन्फ्लुएंस हो सकता है, इसके साथ हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग डिमांड है फॉर डॉलर। सो 84.38 अगेंस्ट द यूएस डॉलर सबसे लो है अभी तक का। एंड ट्रम्प के वापस आने के बाद हम देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन का जो रेट है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। उनके जो एजेंडा है टैक्स रेट कट करने के लिए, जो इनहेंसिबिलिटी है ऑफ द गवर्नमेंट उसको बढ़ाने के लिए। सो आरबीआई का इंटरवेंशन हैज बीन इंटरवीनिंग टू लिमिट द रुपीज फॉल, बट इट मे अलाउ इट टू टच 84.40 तक जा सकता है। सो प्रेशर है ऑन डिफरेंट करेंसीज अगेंस्ट डॉलर क्योंकि जो डॉलर है इट रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटीज जो है वो अभी भी हैं। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट भी है उसको भी ये इम्पैक्ट कर सकता है क्योंकि जितना लोअर रुपी का वैल्यू होगा इट विल बी वाइडनिंग द इंडिया ट्रेड डेफिसिट। कहीं ना कहीं जो प्रेशर है वो एड ऑन होता जाएगा ऑन द इंडियन इकोनॉमी। सो 84.38 अगेंस्ट डॉलर। Excesses from lenders borrowers led to RBI action.
आरबीआई एक्शन ले रहा है टू एड्रेस इम्बैलेंसेस विच आर कॉज्ड बाय लेंडर्स एंड बोरोअर्स, ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाए। सो जो आरबीआई का ओवरसाइट है उसको वो टाइटन कर रहा है। एक्सेसिव लेंडिंग या फिर एक्सेसिव बोरिंग प्रैक्टिसेस जो है उनको, उनके ऊपर कंसर्न बेसिकली यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो मार्केट है उसमें भी लेंडिंग प्रैक्टिसेस शिफ्ट हो रही है फ्रॉम अर्बन टू रूरल, जो कि फाइनेंशियल सेक्टर के डायनामिक्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना जरूरी है, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होना जरूरी है, ताकि इन चीजों को हम कर्ब कर पाए, ओवर लेवरेजिंग ना हो पाए, जो डिफॉल्ट है बैंकिंग सिस्टम में उसका रिस्क को रिड्यूस कर पाए हम। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए आरबीआई का जो ओवरसाइट है वो काफी ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। एंड साथ में रूरल इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि वहां पे भी हम देखेंगे लेंडिंग पैटर्न्स जो है वो चेंज होंगे। चाइना चाइना एक्सपोर्ट्स ग्रो फास्टेस्ट इन 2 years, हाईएस्ट रेट पे जा चुके हैं इन लास्ट 2 years। दे आर ड्रिवन बाय डिमांड, क्योंकि एंटिसिपेटेड ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकता है पोटेंशियली देखने को मिले फ्रॉम द साइड ऑफ यूएस। ट्रम्प के प्रेसिडेंसी में वापस आने के बाद हम इस चीज पे भी चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो टैरिफ है वो इंक्रीज कर दिया जाए बाय ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ऑन चाइना। इट कैन गो एज अप एज 60%। सो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी कि वो भी एक ऑल्टरनेटिव मार्केट के साथ इमर्ज कर सकता है अगर इतना ज्यादा टैरिफ लगाया जा रहा है इन चाइना। इसके साथ यूएस एंड ईयू की डिमांड वो भी इंक्रीज हुई है। पोटेंशियल कंपनीज हैं तक, क्योंकि प्रिपेयर किया कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को कि जो टैरिफ है वो इंक्रीज होने वाला है ऑन दी चाइनीज गुड्स। इसके साथ चाइना का जो ट्रेड सरप्लस है इट ग्रू टू 95 बिलियन डॉलर्स इन अक्टूबर फ्रॉम 81 बिलियन डॉलर्स। सो 95 बिलियन डॉलर्स हो चुका है अभी। कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर भी, इंडिया को हो सकता है फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिले, बट ट्रेड बैलेंस का एक कंसर्न उठता है एंड कॉम्पिटिटिव प्रेशर को कैसे हम बैलेंस कर पाएंगे, क्योंकि चाइना का जो एक्सपोर्ट सर्ज हो रहा है हो सकता है कि वो आगे आने वाले टाइम में कॉम्पिटिटिव प्रेशर को भी बढ़ाए इंडियन एक्सपोर्टर्स के ऊपर, डिफरेंट सेक्टर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेक्सटाइल सेक्टर। बट अभी के लिए डबल हो गया है, क्योंकि पोटेंशियल चांसेस हैं कि टैरिफ जो है चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर, चाइनीज गुड्स के ऊपर वो इंक्रीज होने वाला है। द नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल सिटीज पार्क्स आर की टू विकसित भारत। कितना इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्रियल सिटीज को डेवलप करना, इंडस्ट्रियल पार्क्स को डेवलप करना, अगर इंडिया को अपनी विजन ऑफ बिकमिंग $10 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव करनी है तो, अगर साथ ही साथ इक्विटेबल ग्रोथ अचीव करनी है तो इंडिया का गोल है $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का बाय 2047। साथ में ही जॉब क्रिएशन पे फोकस किया जा रहा है, पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करने पे फोकस किया जा रहा है। जो गवर्नमेंट है वो पीएलआई स्कीम देती है ताकि इंसेंटिव्स मिल पाए, इजी हो पाए बिजनेस सेटअप करना। इसके साथ पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है, वो भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सपोर्ट करता है। सो ये जो इंडस्ट्रियल सिटीज है हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से क्लस्टर बेस्ड अप्रोच पे ये काम करेंगी, यानी एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करेंगी जिसमें वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह ये एक्ट कर सकती हैं। बड़ी इंडस्ट्रीज हैं या फिर छोटे स्केल पे बिजनेसेस हैं, एमएसएमई हैं, उनके इनोवेशन के लिए एंड उनके डेवलपमेंट के लिए जरूरी हो जाएंगी। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंदर 11 कॉरिडोर्स हम डेवलप करेंगे एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जोन्स पे फोकस किया जाएगा। 6,600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसको दिया गया है, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इनडायरेक्टली 3 मिलियन जॉब्स प्रोवाइड करेगा, 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स ये प्रोवाइड करेगा। तो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन रीजन्स में ये लेके आएगा।
डिफरेंट सेक्टर्स, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, एक पूरा इकोसिस्टम प्रोवाइड करेगा उस पर्टिकुलर सिटी में। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी इंडस्ट्रियल सिटीज हमारी हेल्प करेंगी। एमएसएमई और डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रोवाइड कर पाएंगे एमएसएमई को, उनकी प्रोडक्टिविटी जो है, उनका जो R&D है उसको सपोर्ट कर पाएंगे, एंड डायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन में तो ये इम्पैक्ट करेगा ही। So keyword smart manufacturing zones. Will India get to host Olympics finally? So 2036 में ओलंपिक्स होस्ट करने के लिए इंडिया ने ऑफिशियली बिड किया है, एंड सिग्निफिकेंट स्टेप इसको बोला जा रहा है IOC, दैट इज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। क्या उसकी प्रायोरिटीज हैं? सो IOC जो है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, वो प्रायोरिटाइज करती है सस्टेनेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए, लोकल गवर्नमेंट सपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जब वो किसी भी होस्ट सिटी को चूज कर रही होती है, तो इन चीजों को वो प्रायोरिटाइज करती है, सस्टेनेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड लोकल गवर्नमेंट सपोर्ट। अगर होस्ट किया जाएगा ओलंपिक, देन इट इज एस्टिमेटेड टू कॉस्ट अराउंड 9.7 बिलियन डॉलर्स, जो कि मेजोरिटी ऑफ एक्सपेंसेस जो है वो लोकल ऑर्गेनाइजिंग सिटी के ऊपर ही फॉल करेगा। तो वो चैलेंज भी क्रिएट कर सकता है। वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आपको बनानी होंगी, एथलीट विलेजेस आपको क्रिएट करने होंगे, साथ में ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क आपको प्रोवाइड करना होगा। कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पे इंडिया का एक जो स्टैचर है उसको एलिवेट कर सकता है, बट उसके साथ ही फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक चैलेंजेस भी क्रिएट हो सकते हैं। जैसा कि पेरिस में हमने देखा था कि उन्होंने सस्टेनेबल बनाने की कोशिश की थी, ग्रीन बनाने की कोशिश की थी, बट उसकी वजह से डिस्कम्फर्ट भी देखा गया था। तो कैसे हम बैलेंस कर पाएंगे दोनों के बीच में? क्या इंडिया के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है? अहमदाबाद, पंचकुला जैसे वेन्यूज को रिकॉग्नाइज किया गया है कि यहाँ पे होस्ट किया जा सकता है, आई थिंक। Another tougher special status resolution tabled in Jammu and Kashmir House. पॉलिटिकल टेंशन कहीं ना कहीं देखी जा रही है, एंड डिमांड की जा रही है फॉर रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड द स्पेशल स्टेटस फॉर द रीजन। सो उसी के लिए रेजोल्यूशन यहाँ पे देखा गया है, रिस्टोर करने के लिए प्रपोज किया गया है। क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसका? रिगार्डिंग रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि 2019 में हुआ भी, स्पेशल प्रिविलेजेस तो जो थे उनको रिमूव कर दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस को चेंज किया गया, जिसकी वजह से पॉलिटिकल डिसकंटेंट भी हुआ कहीं ना कहीं। सो इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न इससे लिंक होते हैं, जो कि आर्टिकल 370 को रीस्टोर करने की बात की जा रही है। तो अनरेस्ट कहीं ना कहीं इंटरनल स्टेबिलिटी को ट्रिगर कर सकता है, ये पॉलिटिकल फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है। एंड जो इशू है कश्मीर का, it not only impacts the internal security but it also impacts the international relations of India. Jammu Kashmir Reorganization Act 2019. Supreme Court orders liquidation of Jet Airways. ऐसा क्यों? Because of the failure of revival plan.
प्रोमिनेंट इंडिया की प्राइवेट एयरलाइन है। जेट एयरवेज मेजर प्लेयर रही है, बट इसके जो ग्राउंड ऑपरेशंस हैं 2019 से, वहां से हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल इश्यूज देखा गया है। तो आईबीसी का रोल आ जाता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट प्रोसेस रिजॉल्व करने के लिए। फंडिंग में डिले हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड जो अदर क्रेडिटर्स हैं उनके उनका बेसिकली फेथ कम होता जा रहा है। तो एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, वो बेसिकली अपॉइंट करेंगे लिक्विडेटर टू प्रोसीड विद जेट एयरवेज लिक्विडेशन, क्योंकि वही बेस्ट कंसिडर किया जा रहा है ऑप्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड स्टेक होल्डर्स। देन ओलंपिक्स हम कवर कर चुके हैं। रीजनल डाइवर्सिटी पे एम्फोसाइज किया जा रहा है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऑन द सिल्क रूट, इसलिए अहमदाबाद को कंसिडर भी किया जा रहा है। ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। कल्चरल सिग्निफिकेंस, इंडिया का जो बिड है वो कहीं ना कहीं ये भी अंडरस्कोर करता है कि जो कंट्री है उसका हेरिटेज कितना डाइवर्स है। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड डिफरेंट रिलीजन्स भी हैं, तो यूनिटी का जो मैसेज है वो उसको प्रमोट करता है। अहमदाबाद को अगर हम होस्ट सिटी कंसिडर करते हैं तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कल्चरल साइट है, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव की यहाँ पे बात की जा रही है, उनको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। कंपटीशन भी है दूसरे कंट्रीज से, जैसे सऊदी अरेबिया, टर्की, इन्होंने भी बिड किया है। सो कल्चरल डिप्लोमेसी को भी हम प्रमोट कर सकते हैं ओलंपिक्स के थ्रू। स्टील्स ग्रीन ट्रांजिशन विल डिपेंड ऑन फिस्कल एंड पॉलिसी एड। स्टील मेकर्स कैसे एमिशन को वो रिड्यूस करेंगे, फिजिकल सपोर्ट सीख कर रहे हैं, पॉलिसी एड कहीं ना कहीं सीख कर रहे हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, ताकि जो ट्रांजिशन है टुवर्ड्स ग्रीन स्टील प्रोडक्शन उसमें हेल्प मिल सके एंड ग्लोबल जो सस्टेनेबिलिटी गोल है उनमें भी हेल्प मिल सके। वापस से फिर जो यूरोपियन यूनियन है वो सीबीएम यूज कर रहा है, हम्म। तो उसे इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया का स्टील इंडस्ट्री को। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो टैक्सेशन है, इसलिए हम्म। ईयर 2024 में बर्न थ्रू 1.5 डिग्री सेल्सियस लिमिट, तो हो सकता है कि ये जो लिमिट हमने सेट की इन द पेरिस एग्रीमेंट ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करने का टेम्परेचर इंक्रीज को, वो ब्रीच हुआ है। ये लिखा हुआ लास्ट ईयर वाज 1.48 डिग्री वार्मर देन हम्म। प्री इंडस्ट्रियल लेवल। तो इसमें क्वेश्चन उठता है कि इसमें इस बार क्या पार हो चुका है 1.5? हो सकता है, हम्म। पॉसिबल है। इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि दैट इज वाई वी नीड अर्जेंट मैकेनिज्म कि आप पेरिस एग्रीमेंट और उससे एसोसिएटेड रेगुलेशन है इसको अचीव कर सकते। लॉन्ग टर्म गोल है विथ रिगार्ड टू ऑल द नेशंस, एनडीसी को अचीव करें। हर एक कंट्री जो टारगेट दिए अंडर द एनडीसी, फिर क्लाइमेट फाइनेंस का बात हो रहा है अभी बाकू के अंदर में, उसको जल्दी से जल्दी उस पर हम लोग अग्रीमेंट कर सकें। हम्म। एंड जो पेरिस एग्रीमेंट है वो लॉन्ग टर्म वार्मिंग की बात करता है, तो ये कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में हमने इंक्रीज देखा है। हम्म। पैरामीट्रिक इंश्योरेंस, एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड कवरेज। इसका एग्जांपल ये होता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी इंश्योरेंस स्कीम है, नॉर्मल इंश्योरेंस में क्या होता है कि जो इवेंट कैन बी
एग्जाम्पल यहाँ पर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस की बात किया है या फिर एक्सट्रीम हीट इंश्योरेंस की बात किया। तो अनलाइक नॉर्मल इंश्योरेंस जहाँ पर जो भी क्लेम पे आउट है जो दिया जाता है इंश्योरर को, जो भी इसमें रिस्क रिस्क असेसमेंट होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कुछ कंडीशन होता है, उसके उसके बाद ही इंश्योरेंस मिलना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि अगर रेनफॉल का कंडीशन दिया हुआ है, अगर 12 मिलीमीटर आवर रेनफॉल से ऊपर हो जाएगा तो आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा डायरेक्टली पूरा का पूरा। उसमें असेसमेंट नहीं होगा कितना क्रॉप डैमेज हुआ है नहीं हुआ है, डायरेक्टली आपको पैसा मिल जाएगा पूरा। हम्म, तो ये पैरामेट्रिक इंश्योरेंस होता है, स्पेसिफिक इंश्योरेंस होता है। एंड नॉर्मली जब हम इंश्योरेंस मार्केट की बात करते हैं तो इकोनॉमी में हम हमेशा बात करते हैं कि द चांसेस ऑफ मार्केट फेलियर आर हाई बिकॉज ऑफ एडवर्स सिलेक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि जो परचेजर है ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी ही इज बेटर अवेयर अबाउट द चांसेस ऑफ occurrence ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। मतलब अगर डिजीज हेल्थ पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस है तो दैट पर्सन इज बेटर अवेयर रादर देन द इंश्योरेंस कंपनी। सो एडवर्स सिलेक्शन एंड मॉरल हजार्ड। हम्म। हम्म, तो न्यू एरिया तक जा सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर में। उसके बाद फिर बोल सकते हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए असेसमेंट के हिसाब से। हम्म। हम्म। AI based system to check traffic violations. So smart eye, automatic नंबर प्लेट रिकॉग्निशन होगा, जिसके थ्रू जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो बेसिकली इसको जो नंबर प्लेट है उसके थ्रू ही स्कैन कर पाएंगे। तो स्पीडिंग का केस है या फिर कोई और ट्रैफिक रूल का वायलेशन है, तो वहीं से डिटेक्ट हो जाएंगे एंड वहीं से हम चालान डायरेक्टली दे सकते हैं डिजिटली भी। हम्म। सो सेफ्टी एंड हर एक सिक्योरिटी चीज को में कर एनहांस सकते हैं इसको, करेगा। हाईटेक कैमरा रहेगा। हम्म। कि लिखा हुआ है कि ऑल द व्हीकल्स जो स्टोलन है, इंश्योरेंस है कि नहीं, एंड ऑफ लाइफ है कि नहीं, वाहन पोर्टल हम्म। इस पर इसके हिसाब से भी चालान प्रोवाइड किया जाएगा। ANPR कैमरास विल बी इंस्टॉल्ड बाय द ई चैनल मैकेनिज्म होगा। हम्म। तो बोल सकते हैं कि जो, हाँ, ANPR मतलब तो ऑटोमेटिक नंबर प्लेटिंग रिकॉग्निशन कैमरा। इससे ट्रैफिक मैनेजमेंट बढ़ सकता है, एक्सीडेंट कम कर सकते हैं, कंप्लायंस बढ़ा सकते हैं, सेफर रोड फॉर पेडेस्ट्रियन, ट्रैफिक फ्लो और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो हम्म। ऑल्सो जो ट्रैफिक पुलिस के ऑफिशियल्स होते हैं उनकी भी सिक्योरिटी कहीं ना कहीं मेक श्योर कर सकते हैं, और उनकी एफिशिएंसी को, और ताकि पर्सनलाइज कर पाए टेक्नोलॉजी का यूज करके। लॉयर इन सूप ओवर रिमार्क्स ऑन जज। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कंटेम ऑफ कोर्ट। कंटेम ऑफ कोर्ट कब लगता है? तब इसमें लिखा हुआ है कि तभी लगता है, और कंटेम ऑफ कोर्ट के पावर है उनके पास अंडर आर्टिकल 217। सिविलियन कंटेम्प्ट होता है और एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। तो दोनों के पास पावर क्या पनिश कर सकते हैं, लेकिन एक्ट कौन सा, 1971 वाले एक्ट। फॉर एग्जाम्पल स्कैंडलाइज कर रहे हैं, आप इंटरफेयर कर रहे हैं और लोअर्स द अथॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, डिग्निटी कम कर, तो उस पर ही कंटेम्प्ट लगता हम्म। है। 1971 एक्ट है, बस याद है। 1971। माइक्रोसॉफ्ट एआई सीईओ, उन्होंने बोला कि एआई विल बी हैविंग इन्फिनाइट मेमोरी। आर्टिकल भी है यहाँ पे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हम बात कर रहे थे, आर्टिकल 129 इट मेक्स सुप्रीम कोर्ट अ हाँ, कोर्ट ऑफ 120। रेकॉर्ड, इट गिव्स इट द पावर टू पनिश फॉर इट्स ओन कंटेम्प्ट, एंड आर्टिकल 215 गिव्स द हाई कोर्ट द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ themselves,
129 and 215. Microsoft AI CEO, AI to have infinite memory by 25. सो AI सिस्टम जो है इन्फिनिट मेमोरी उनकी हो जाएंगी, जिससे वो कॉन्टिन्यूसली अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं डायलॉग में। सो और भी ज्यादा ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज वो दे पाएंगे फिर। इन्फिनिट मेमोरी का विजन है यहाँ पे। सो बेसिकली डेटा वो स्टोर करते रहेंगे, जो जो कन्वर्सेशन आप उनके साथ कर रहे हो। पर्सनलाइज असिस्टेंट या फिर एडवाइजर, चैट बॉट्स जो हैं उनकी एफिशिएंसी बेसिकली बढ़ पाएगी। बट चैलेंजेस भी उठते हैं, लैंग्वेज डाइवर्सिटी, जैसे यहाँ पे दिखाया भी जा रहा है। लैंग्वेज डाइवर्सिटी एक मेजर हर्डल है AI डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली इंडिया जैसे कंट्रीज में जहाँ पे लैंग्वेज डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है। कैसे उसकी एक्सेसिबिलिटी को हम बढ़ाएंगे, इंक्लूसिविटी को बढ़ाएंगे, ताकि सबके लिए यूजफुल हो पाए, डिफरेंट लैंग्वेजेस डिफरेंट रीजन्स के अंदर। तो मल्टी डिसिप्लिनरी थिंकिंग की जरूरत है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन हेल्थ केयर के अंदर, एजुकेशन के अंदर, देन डे टू डे लाइफ के छोटे छोटे टास्क में भी। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द रूट्स, रेलवेज में मॉडिफाई एंड एक्सपोर्ट ओल्ड डीजल लोकोमोटिव्स। इलेक्ट्रिफिकेशन गोल्स, इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ इंडियन रेलवेज बढ़ रहा है, ताकि रिलायंस जो है डीजल लोकोमोटिव्स पे वो कम हो पाए। हाँ, इसे बोला जा रहा है कि जो गोल है इलेक्ट्रिफिकेशन का वो 100% है। इसे until last year the railway had 10,000 electric and 4,500 डीजल लोकोमोटिव। और जो डीजल लोकोमोटिव है क्या उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पर, तो फिर कुछ कुछ कंट्री में आके कर सकता है, अफ्रीकन कंट्रीज में आकर के। तो ये ह्यूज मार्केट है सेकेंड हैंड डीजल लोकोमोटिव का। लेकिन ये भी बोल सकते हैं कि डीजल लोकोमोटिव पूरे तरीके से आपको नहीं रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फेलियर होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2012 में पावर ब्लैकआउट हुआ था इन नॉर्दर्न इंडिया, कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करेगा पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। तो डीजल इलेक्ट्रिक होना चाहिए ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वॉर क्राइसिस, जब पावर नहीं रहेगा तो उसको रीपर्पस कर पाए हम। नेक्स्ट, CSR कंट्रीब्यूशन। तो CSR इट इज 2%। 2013 एक्ट है, उसके अंदर में 2% आपको देना होता है। एंड उसमें ऐसे मैंडेट है कि किसी के पास अगर 50 करोड़ रुपीस प्रॉफिट हो रहा है, और बोल सकते हैं कि CSR इट इज मैंडेटेड। तो ओवरऑल इसमें कितना परसेंटेज है नेशनल CSR पोर्टल के अंदर में 2024-23 के अंदर में 1.84 लाख करोड़ CSR फंड वे डिस्पर्स्ड। तो क्या CSR हर जगह यूज हो रहा है? फॉर एग्जांपल सोलर पावर में, एजुकेशन में, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, हर एक जगह पर। तो क्या इसमें CSR जो है एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? तो CSR जो है एग्रीकल्चर में एनर्जी एफिशिएंट इरिगेशन करने के लिए, क्लाइमेट हो गया, कैसे अचीव कर सकते हैं वो सब के लिए। तो CSR जो है इसका फ्रेमवर्क है कि 500 करोड़ नेटवर्थ होना चाहिए, 5 करोड़ तो मिनिमम प्रॉफिट होना चाहिए। अगर सब प्रॉफिट है तो आपको 2% देना पड़ेगा। अगर आपके पास जो पैसा आप दे रहे हैं 2% उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको 3 साल के अंदर में यूटिलाइज करी। अगर उस साल अगर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे CSR फंड को, तो कहीं ना कहीं CSR फंड जो कंपनी के अंदर में होता है उसके अंदर में अनस्पेंड फंड रखा जाएगा। तो अनस्पेंड फंड उस साल का वो वापस से जाएगा नहीं, मतलब उस पर रखा जाएगा।
अगर 3 साल तक यूज नहीं किया अनस्पेंड फंड को, तो आपको यू हैव टू डिपॉजिट इन द गवर्नमेंट स्पेसिफाइड फंड। ये CSR का मैंडेट होगा। तो एग्रीकल्चर में तो यहाँ पे 47% पॉपुलेशन अभी भी है और लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा है। एग्रीकल्चर अकाउंट टू 16.7% ऑफ GDP। दैट इज़ वाई वी नीड CSR फंडिंग, ताकि ये रेन्यूमरेशन बढ़े, क्लाइमेट मिटिगेशन हो सके, फार्मर्स इनकम जो स्टैग्नेंट है उसको भी डील कर सके, नेचुरल रिसोर्सेज जो डिग्रेड हो उसको भी डील कर सके। तो CSR फंडिंग क्या हो सकता है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन करने के लिए, फार्मर स्कूल बनाने के लिए, ग्रेन बैंक बनाने के लिए, स्मॉल जो क्रेडिट हो गया उसमें देने के लिए। तो हर चीज़ फार्मर से रिलेटेड में CSR काम आ सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? पहला प्रॉब्लम है कि CSR को कैसे हम लोग अकाउंट करें, वो चैलेंजेस है। फॉर एग्जांपल सोशल ऑडिटिंग होता है विथ रिगार्डिंग टू सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन में, बाकी जगह में, लेकिन एग्रीकल्चर में ऐसा कुछ करना बहुत मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना कि इसमें इनकम टैक्स नहीं लिया जाता है। और प्लस कुछ कुछ जगह पर कैसे अब देयर इज नो वे टू डिटरमाइन एक्सटेंट ऑफ फंडिंग गोइंग टू दिस प्रोजेक्ट कंसिस्टेंटली एंड डिस्टिंक्टिवली। क्या एग्रीकल्चर और बाकी जो एरियाज है वो ओवरलैप करता है? फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन फॉर द फार्मर्स है, तो क्या एजुकेशन के अंदर में एग्रीकल्चर में आएगा? तो ये कहीं ना कहीं ओवरलैप करता है। दैट इज वाई इसमें बोला जा रहा है कि देयर शुड बी अ डिस्टिंक्ट CSR फॉर एग्रीकल्चर एस्पेक्ट। ट्रांसपेरेंसी बढ़े, सस्टेनेबिलिटी बढ़े। एंड ऑल्सो जो हम्म, इंडिया के बिग कॉर्पोरेट प्लेयर्स है, मेजोरिटी जो CSR जाता है इंडिया में वो एजुकेशन सेक्टर में जाता है। देयर इज अ हाँ। नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन, जैसे यहाँ लिखा है, फॉर जेंडर इक्वालिटी, एग्रो फॉरेस्ट्री, पॉवर्टी, eradication of hunger, malnutrition, मतलब there are 29 developmental sectors. हम्म। फिर इसमें अलग बात किया ऊपर में, एक सेकंड ऊपर, जेंडर इक्वालिटी, एग्रो फॉरेस्ट्री, पॉवर्टी, इरेडिकेशन ऑफ हंगर, मैल न्यूट्रिशन, टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर, एनुअल वेलफेयर, सब में काम आ सकते CSR। ट्रैकिंग द फंड के लिए चैलेंजेस है वहां पर। मेनी ऑफ द एस्पेक्ट आर अनरिलेटेड टू एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी। रिपोर्टिंग असेसमेंट नहीं हो पाता है। यही कारण है वी नीड सर्टेन काइंड ऑफ अ सेपरेट फ्रेमवर्क फॉर दिस एग्रीकल्चर टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट, छोटा इंटरनेशनल सोलर अलायंस विच वाज लॉन्च्ड इन 2015, उसमें लिखा हुआ है कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी एनुअल इंस्टॉलेशन कितना हुआ था? पहले 180 था और एनुअल इंस्टॉलेशन 139 बढ़ते जा रहा था, अभी वो भी बढ़ चुका है 1.4 टेरावाट। योजना कुछ शुरू किए थे हम लोग 1.4 टेरावाट, और 345 इस साल ही ऐड हुआ है। टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी सबसे ज़्यादा चाइना के पास है 609 गीगावाट, यूरोपियन यूनियन के पास है, US है, जापान, जर्मनी, फिर इंडिया के पास आता है। तो ISA एक यूनिक इनिशिएटिव था जिसमें जो ट्रॉपिकल कंट्रीज थे इनको इंक्लूड किया गया, फ्रांस के साथ बनाया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। इसका मकसद ये था कि ग्लोबल कोऑपरेशन रहे विद रिगार्डिंग टू द फंडिंग, रेगुलेशन, ट्रांसपेरेंसी, सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके इन्वेस्टमेंट से, पॉलिसी स्टेबिलिटी आना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट होना चाहिए, जो भी बैरियर्स है विथ रिगार्डिंग टू सोलार वो अचीव कर सके, उसको तोड़ सके। सोलार इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादा एक तरह से एज कम्पेयर टू बाकी क्लीन है, लेकिन सिमिलरली सोलार मैन्युफैक्चरिंग है उसमें बहुत चैलेंजेस है। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल इश्यूज है, जो स्मॉल कंट्रीज हो गए और वर्नेबल कंट्री हो गए उनके पास फंडिंग नहीं। दूसरा कि आप डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, 80% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिपेंड ऑन चाइना। 43% ऑफ जो ग्लोबल सोलर PV कैपेसिटी वाज इंस्टॉल्ड इन चाइना अलोन। 2% सिर्फ अफ्रीका में हो रहा है। तो स्क्यूड रीजनल डिस्पैरिटी है इसमें भी। क्या जो सोलर एनर्जी है जो इतना जल्दी इंस्टॉल हो रहा है कि उसके लिए क्या हम लोग ई रिसाइकलिंग मेथड यूज कर रहे हैं, 3R इकोनॉमी को प्रमोट कर रहे हैं, वो चैलेंजेस है। तो इंडिया का रोल ये उठता है कि हम लोग ग्लोबल साउथ में कैसे ISA का मैंडेट बढ़ाए,
सोलर कैपेबिलिटी तो बड़ी है, लेकिन उसमें भी रीजनल डिस्पैरिटी है, उसमें इक्विटी कैसे प्रमोट करें? तो इसमें ये चैलेंजेस है। इंडिया बात करते हैं, टू प्रोटेक्ट द हिंदूज और माइनॉरिटीज इनसाइड बांग्लादेश, वहां पर कहीं ना कहीं कम्युनल क्रैश, चित्तागोंग बाकी जगह में चलता रहा है। तो ये दिखाता है कि कैसे जो इंडिया का स्टैंड रहता है विद रिगार्ड टू द इंडियन डायस्पोरा और बाकी जो पॉपुलेशन है उस पर। नेक्स्ट, तो जो ऊपर बात किए थे रिगार्डिंग क्लाइमेट फाइनेंस गोल, उसी पर ही डिसाइड होगा इस बार न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। डिटरमिनेंट है COP29, इफ इट विल बी सक्सेसफुल और नॉट। पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, बाकी NDC फाइनलाइज हुआ, अब फ्यूचर ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस फाइनलाइज हो सकता है, क्योंकि बिना फाइनेंस, टाइम फ्रेम, रेगुलेशन और कैसे इसको ऑडिट करे, वो अगर नहीं आ पाएगा तो इक्विटी प्रमोट नहीं हो पाएगा, इसमें मिटिगेशन नहीं आ सकता है, कहीं ना कहीं स्क्यूड ग्रोथ होगा, जैसे हम लोग सोलर वाले एग्जांपल देखें। दैट इज वाई वी नीड आउटकम ड्रिवन स्ट्रैटेजी टारगेटिंग लो एमिशन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। पहले से बात हुआ था, कनकन इवेंट हुआ था 2009 में, वहां से बात हो रही है कि $100 बिलियन क्लाइमेट प्लेज था, उतना देंगे, लेकिन अभी तक अचीव नहीं कर पाए। डेवलप कंट्री मिस द ऑरिजिनल डेडलाइन, फिर से वो लोग मुलाकात कर रहे थे, फिर डिसाइड कर रहे थे, तो हर बार खाली डिसाइड हो रहा था, दे वर नॉट पुटिंग मच मोर एफर्ट कि करना है। अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर क्लाइमेट एक्शन 5 ट्रिलियन से 6.8 ट्रिलियन चाहिए। इंडिया बात हो रहा है 10 ट्रिलियन चाहिए 2070 तक। तो क्या हो सकता है? तो ग्रांट बेस्ड पब्लिक फाइनेंस एक एग्जांपल है। कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है? तो इसमें इंस्टीट्यूशन का नाम दिया ग्रीन क्लाइमेट फंड और GEF। इनके पास एक मैंडेट है, इंस्टीट्यूशन है, ये काम कर सकते हैं क्लाइमेट फाइनेंस में। अब है फॉर एग्जांपल जो बिग कंट्री, अब इसमें भी चैलेंजेस उठ रहे हैं कि डिसाइड कैसे होगा कि फाइनेंस कैसे मिले। डेवलप कंट्री और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज और जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी, सबका अपना अपना स्टैंड है विद रिगार्ड टू क्लाइमेट फाइनेंस। NCQG ये बात करते हैं कि इट शुड बी बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूटर बेस ऑन द बेसिस ऑफ GNI पर कैपिटा एमिशन। NCQG's new collective quantified goal. हाँ, अभी जो बात हो रहा है, हाँ, न्यू कलेक्टिव। दूसरा फिर जो बहरेन, ब्रुनई, क्यूवैत और बाकी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज है, दे फोकस ऑन वर्नेबिलिटी, एनर्जी पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट। तो सबका कोर एस्पेक्ट पर उसमें भी डिफरेंसेस है। वो बात करते ही, जो वर्नेबल कंट्री है, वो बात करते हैं कि इक्विटी कैसे प्रमोट हो, कॉमन बट डेफिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे अचीव हो। दैट इज वाई देयर इज नीड फॉर द सस्टेन नेगोशिएशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस जो अभी होने वाला है। और इसमें और आता है कि क्लाइमेट फाइनेंस फॉर एग्जांपल, उसमें क्रेडिट ओवरसाइट का बात हो रहा है कि क्लाइमेट फाइनेंस सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट के हिसाब से है कि आप उसको मार्केट बेस बना सकते हैं CR के थ्रू। CR जो अनयूज्ड है उसको कैसे यूज कर सके, CR कौन एक तरह से ऑडिट कर सके कि क्या वो CR के अंदर में प्रोडक्ट आएंगे कि नहीं आएंगे, अकाउंटेबिलिटी कैसे रहेगा, डेवलप कंट्री का रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे रहेगा, प्राइवेट कैपिटल कैसे यूज होगा, पब्लिक कैपिटल कैसे यूज होगा। तो चलते तो अभी बात हो रही है। Rising crimes by auto drivers call for stricter rules and checks. जो क्राइम बढ़ा है और ऊपर से अभी एक हाल फिलहाल में डेथ ऑफ द 35 ईयर मैन बाय ऑटो ड्राइवर हुआ, उसके बाद फिर 25 ईयर वो वुमेन वॉज
ड्रग्ड एंड रेप्ड बाय और ड्रॉप्ड बाय ऑटो ड्राइवर। तो इसमें क्वेश्चन उठता है जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसको कैसे रेगुलेट करें, वहां पर कैसे लॉ एंड ऑर्डर और एक सिस्टमाइजेशन को इम्प्रूव करें। एग्जाम्पल लिखा है रूल्स एंड चेक्स। ऑटो ड्राइव के सामने के अंदर एक कार्ड होना चाहिए, एक स्कैनर होना चाहिए, नाम होना चाहिए और एक सिस्टमेटिक तरीके से वैलिड लाइसेंस देना चाहिए, तभी आप ऑटो चला सकते हैं। तो उनका लाइसेंस होना चाहिए पब्लिक सर्विस व्हीकल बैच। The driver must display on his or her left chest, तभी होगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रोमिनेंटली डिस्प्ले ऑन द विंडशील्ड ऑटो ड्राइवर के हिसाब से, तभी जाके हो सकता है। स्ट्रिंजेंट रूल्स, ई रिक्शा ड्राइवर टू नीड टू बी वेरीफाइड। नेक्स्ट। We can continue in the next session.